चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज चालू करते हैं नया टॉपिक, रीवैल्यूएशन। क्या चालू करते हैं? रीवैल्यूएशन। ठीक है। अब इसको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम रीवैल्यूएशन के ऊपर आएंगे। ठीक है ना? चलो, एक बात बताओ, मान लो ये ए और बी बोथ आर पार्टनर्स। दोनों क्या है? पार्टनर्स है। ठीक है। अब अभी तक नया पार्टनर का एडमिशन हुआ नहीं है, मतलब सी ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है। तो बताओ, ओल्ड बुक्स में, मतलब जो पुराना बुक्स है, वो ओल्ड बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पर कुछ एसेट्स दिखते होंगे ना? एसेट्स दिखते होंगे और इधर कुछ लाइबिलिटी दिखते होंगे। अब एसेट्स में क्या, किस तरह के एसेट्स दिखते होंगे? फॉर एन एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक। ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी में मान लो 20,000, 20,000 तो कम हो जाएगा, 2 लाख। लैंड 1 लाख, स्टॉक 50,000। ऐसे ही रैंडम फिगर्स मैंने पुट किए। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो वैल्यू हुआ होगा, ये जो 50,000 का, 2 लाख का, 1 लाख का वैल्यू हम लिखे हैं, ये वैल्यू क्या वैल्यू है? मतलब बुक वैल्यू तो है ही, बट क्या ये फेयर वैल्यू है? क्या ये फेयर वैल्यू है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है पीपी। ठीक है। पीपी तो सब पे, सारे एसेट्स पे लगता नहीं, बट एस बोलता है कि एसेट्स के ऊपर टाइम टू टाइम उसको रीवैल्यू करना चाहिए ताकि उसके करेक्ट फिगर्स निकल सके। फॉर एन एग्जांपल, ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है ये 2 लाख का है। ये 2 लाख का वैल्यू कब निकाले थे? 5 साल पहले निकाले थे। तो आज प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? मान लो कम है, तो 1,50,000 है। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम टॉपिक को समझाने के लिए कोशिश करते हैं। बिफोर सीज एडमिशन, बिफोर सीज एडमिशन, वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹3 लाख। कितना है? 3 लाख रुपीज। बट आफ्टर एडमिशन it will be 4 लाख रुपीस। बड़े ध्यान से सुनना, बिफोर एडमिशन 3 लाख है, बट एडमिशन जैसे ही कर लेंगे उसका वैल्यू को रीवैल्यू अगर किए तो पता चलता है 4 लाख है। तो एक बात बताओ, पहले 3 लाख, ये तो एसेट है ना, एसेट पहले 3 लाख का था, अभी 4 लाख का हो गया है। तो ये 1 लाख जो बढ़ा, ये हमारे लिए एक तरह का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। हमारे लिए एक तरह का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कौन से पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए एंड बी, या फिर ए बी सी? कौन सी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मतलब बिफोर एडमिशन कि आफ्टर एडमिशन? तो देखो भैया, ए और बी क्या बोलेंगे? ए और बी बोलेंगे कि सी का एडमिशन से पहले हम रीवैल्यू कर देते ताकि ये जो प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ हम दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इज दैट क्लियर? अगर सेम में बात करूं, एसेट पहले 4 लाख का था, अभी 3 लाख का हो गया है, तो 1 लाख का क्या हो रहा है हमको बताओ? पहले 3 लाख का था, 4 लाख का हुआ, तो हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 4 लाख का है, आने वाले समय पर 3 लाख का हो जाएगा, तो 1 लाख का क्या होगा? हमको लॉस। तो ए और बी तो बोलेंगे कि नहीं, रहने दो, अभी बुक मत करो, अभी क्या बोलते हो उसको,
एसेट्स को रीवैल्यू मत करो, नया पार्टनर को आने दो, फिर रीवैल्यू करेंगे। जो लॉस होगा तीनों मिलकर लॉस को सफर करेंगे, तो लॉस सब में कम कम आएगा, है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वही ओल्ड पार्टनर्स बोल रहे हैं कि उसके एडमिशन से पहले कर लो, ताकि लॉस प्रॉफिट जो है सिर्फ हम दोनों में बटा रहेगा। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ अगर प्रॉफिट हुआ तो अभी बांट लो, लॉस हुआ तो तब बांटेंगे। नया पार्टनर तो इतना बेवकूफ नहीं है ना। प्रॉफिट हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे, मेरे ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनो, अगर प्रॉफिट हुआ देन ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के आने से पहले रीवैल्यू कर देंगे। किसको? एसेट्स को। बट अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स तो चाहते ही हैं कि उसके एडमिशन के बाद हम रीवैल्यू करें, बट न्यू पार्टनर क्या बोलेगा? हम थोड़ी बेवकूफ है। तो न्यू पार्टनर बोलेगा अगर लॉस हुआ देन न्यू पार्टनर एडमिशन से पहले रीवैल्यू कर देगा। मतलब रीवैल्यू करने बोलेगा। मतलब 100 बात की एक बात, बिफोर एडमिशन। कंक्लूजन, बिफोर एडमिशन revaluation should be prepared. revaluation एडमिशन से पहले प्रिपेयर होना चाहिए। यह है मेन इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, समझ में आया? बिफोर एडमिशन रिवैल्यूएशन शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर एडमिशन। बट भैया आप ये तो बताओ कि रिवैल्यूएशन है क्या? तो अब समझते हैं रिवैल्यूएशन होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट which revalue all the assets and liabilities. Assets and all the liabilities. Revaluation वो अकाउंट है which revalue all the assets and liabilities. सारे के सारे assets और liabilities को क्या करता है? Revalue करता है। किससे पहले? एडमिशन से पहले। Is that clear? समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला अगर क्लास देखोगे तो हमने बात किया था कि एडमिशन होने के 2 तरीके हैं, मतलब 4 स्टेप्स है। सबसे पहला टीएसआर, वो तो समझ लिया। अभी हम बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन, मतलब ये 2 स्टेप तक तो एडमिशन हुआ नहीं, तो एडमिशन कब होगा? बड़े ध्यान से ध्यान दो, कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट पे पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा तो एडमिशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो, जब कैपिटल के ऊपर बात करेंगे तब इस सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिवैल्यू ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसमें नोट, इंपोर्टेंट नोट, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, increase and decrease of, try to understand, increase and decrease of asset and liabilities and not increased or decreased value and not increased or decreased value of asset और liabilities। इसका मतलब क्या है भैया? वो बोल रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ उसको कंसीडर करना है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉट द इंक्रीज्ड वैल्यू
और डिक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज होकर कितना हुआ, डिक्रीज होकर कितना हुआ, उसको कंसिडर नहीं करना। जैसे कि एसेट का वैल्यू 4 लाख था, अभी 3 लाख हो गया, तो ये डिक्रीज्ड वैल्यू है। और डिक्रीज कितना हुआ, वो 1 लाख है। मतलब कंसिडर 1 लाख करना है, ना कि 3 लाख को। सिमिलरली ऑपोजिट केस, 3 लाख है 4 लाख हो गया, तो इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है, 4 लाख है, बट हमको कंसिडर किसको करना है, 1 लाख को। इज दैट क्लियर? चलो अभी देखो, इसके ऊपर मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं लिखा रहा, ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं, बट ऐसे कुछ बिट्स है जिसको समझना जरूरी है ताकि हमारे आने वाले क्वेश्चंस पे इजी हो जाए। बाकी देखो ये तो इजी ही होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट उतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट कभी कभी 1-2 बिट में डिफिकल्टी आ जाता है, तो वो जो डिफिकल्टी वाले बिट्स है ना, उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट्स फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, तब जो बिट्स आएंगे तब उसमें सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एडमिशन में हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, साथ में सारे के सारे पास्ट ईयर्स क्वेश्चन भी करेंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट इज सफिशिएंट। बाकी तुम्हारा जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, मैं उसके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो पोस्ट करके तुमको मैं रिप्लाई करूंगा। इज दैट क्लियर? चलो एक चीज और भी समझ लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इज ए नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब क्या, अगर रीवैल्यूएशन हुआ देन प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, एंड लॉस हो रहा है ना, डेबिट होगा। इसका मतलब मैंने बोला इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी, इसका जर्नल एंट्री सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना। मैं नॉर्मल क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में मेरे जर्नल एंट्रीज इतनी जल्दी सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि हम लेजर पहले प्रैक्टिस करते और लेजर को जर्नल में कन्वर्ट कर देते। इट विल बी एन ईजी। आप सबको भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले जर्नल के में लेजर में ग्रिप बनाइए, लेजर में ग्रिप बनाने के बाद वही लेजर को ही जर्नल में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं सिखाऊंगा वो चीज़, बट फिर भी मैं स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं वो भी बता रहा हूँ, ताकि किसी को अगर याद करना हो, समझना हो तो आसानी से हो सकता है, ठीक है। लिसन, इन सबसे पहले बात करते हैं एसेट में। एसेट में 2 आएंगे, एसेट में कितने आएंगे, 2 बिट आएंगे। पहला बिट होगा इंक्रीज इन एसेट, दूसरा क्या होगा, डिक्रीज इन एसेट। अब बताओ एसेट का कौन सा वैल्यू होता है, डेबिट बैलेंस। इंक्रीज होगा तो एसेट और डेबिट हो रहा है, डिक्रीज होगा तो एसेट और, मतलब डेबिट तो नहीं हो रहा, क्रेडिट हो रहा, ऑपोजिट। मतलब एसेट डेबिट है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को फिर से डेबिट करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कुछ लिखेंगे। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट तो करेंगे नहीं, क्योंकि डेबिट बैलेंस है, तो डिक्रीज करने के लिए ऑपोजिट तो क्रेडिट बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पर टू एसेट का जो भी नाम होगा, ठीक है ना, और ऑपोजिट साइड में क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इज दैट क्लियर? अरे यार, ठीक है, चलो ये हो गया एसेट का। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर इसके भी वैसे ही 2 होंगे, पहला क्या होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और दूसरा डिक्रीज इन
लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अगर इंक्रीज होगा तो और क्या करेंगे? और क्रेडिट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2 लाइबिलिटीज। और डिक्रीज हो रहा है तो अपोजिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अकाउंट डेबिटेड। और यहां पर ऑपोजिट डेबिट में क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन। इज दैट क्लियर? अगर तुम देखो, एक बात मैं पूछ रहा हूं, एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना अच्छा बात है कि बुरा बात है? अच्छा बात है। तो देखो ये हमेशा क्या दे रहा है? प्रॉफिट। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। अगर रिवैल्यूएशन हुआ देन प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। इससे भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं। मान लो तुमको पता है कि रिवैल्यूएशन मतलब एसेट बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन नीचे क्रेडिट हो गया और जो बचा मतलब एसेट का जो भी नाम है वो डेबिट हो गया। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, पहले हमारे पास एसेट था 5 लाख का, अभी वो एसेट का वैल्यू 4 लाख का, तो 1 लाख का तो नुकसान हो रहा है एक तरह का, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। दिख रहा है? तो इस चीजों पे ध्यान देना। अब अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, बोझ, कर्जा, लाइक दैट। अगर पहले हमको किसी को 5 लाख देना था बट अभी हमको उसको 6 लाख देना पड़ेगा, तो 1 लाख तो ज्यादा देना पड़ रहा है, तो 1 लाख लॉस हुआ। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी ए काइंड ऑफ लॉस, वेयर एज पहले 5 लाख देना था, 5 नहीं देना, 4 देना है, तो 1 लाख कम देना है, तो प्रॉफिट हुआ, तो इट इज ए काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दीज आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोफोर्मा। अच्छा, इसको ना लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे बट फिर भी एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने से पहले ये सारे नोट लिखना, मैं तुम सबको बोल देता हूँ ये सारा लिखना, ऐसा नहीं कि रफ भी हो तो भी लिखना, तो क्या है एग्जाम के टाइम में आपके पास सारा नोटिंग अवेलेबल हो, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का तुमको सिर्फ एक प्रॉमिस करना है। क्या एक वर्ड को याद रख पाओगे? सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, बाकी पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन विल बी इन योर पॉकेट, ठीक है। और रीवैल्यूएशन को भूलना नहीं, पता चला बच्चे लोग भूल जाते हैं, सब कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स याद है बट रीवैल्यूएशन भूल गए। चलो, तो ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। जो बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट भी लिख देते हैं। एक ही चीज याद रखना है कि यहां पर जो आएगा टू डिक्रीज इन एसेट आएगा, बाकी मेरे पे छोड़ दो। छोड़ दिए? याद रहा डिक्रीज इन एसेट, सबसे पहले चालू करेंगे डिक्रीज इन एसेट। यहां पर डिक्रीज इन एसेट है, उसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? इंक्रीज इन एसेट आएगा। डिक्रीज इन एसेट यहां पर है तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? इंक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट है तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? इंक्रीज इन एसेट। तो अपने आप यहां पर आ रहा है बाय इंक्रीज इन एसेट। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहां पर डिक्रीज इन एसेट, देखो इधर आ रहा है डिक्रीज इन एसेट, इधर आ रहा है इंक्रीज इन एसेट, इधर आ रहा है डिक्रीज इन एसेट, तो नीचे क्या आएगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मतलब राइट साइड देखना है तो सिर्फ एक चेंज करोगे और अगर नीचे देखना है तो दोनों चेंज करोगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब ऐसा है कि अगर तुमको यहां से यहां जाना है, एक छोटा सा लॉजिक है, ऐसा तो कोई ट्रिक होता नहीं है। अगर यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है तो एक चेंज करोगे, टू डिक्रीज इन एसेट तो यहां पर हो गया इंक्रीज इन एसेट। अगर यहां से यहां जाना है तो दोनों चेंज करोगे, मतलब टू इंक्रीज
डिक्रीज को तो इंक्रीज किए और एसेट को लाइबिलिटीज करेंगे, ठीक है। और यहां पर बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है। एक चीज और, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और यहां पर बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है ना। ठीक है, सुनो अभी, ये हो गया ट्रिक याद रखने का। सबसे पहले किसको याद रखे, डिक्रीज इन एसेट। ये डिक्रीज इन एसेट को याद रखे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन एसेट। अब यहां से यहां जाना है तो दोनों चेंज करना पड़ेगा, मतलब डिक्रीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, एसेट को लाइबिलिटी करना पड़ेगा। और यहां से यहां जाना पड़ा तो सिर्फ इंक्रीज को डिक्रीज करना पड़ेगा। जहां जहां इंक्रीज आ रहा है वहां वहां अनरिकॉर्डेड आएगा, तो यहां पर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आ रहा है तो यहां पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आएगा, और यहां पर इंक्रीज इन एसेट आ रहा है तो यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट आएगा। इसके साथ में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, लिखने का तरीका मैं बता दूं, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर इधर आ रहा है टू प्रॉफिट, कोई टीचर कोई स्कूल्स में कोई टीचर्स इसको टू कैपिटल भी लिखते हैं, कैपिटल ट्रांसफर, गलत नहीं है, सही है, चलेगा, दोनों ही चलेगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली प्रॉफिट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट। ए और बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट, और इधर लिखेंगे। और ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और इस तरफ आया तो बाय लॉस हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। और यहां पर आ जाएगा टोटल। भैया दोनों आएगा, अरे दोनों कैसे आएगा, दो बैलेंसिंग फिगर थोड़ी आएगा, एक ही ना आएगा। तो जो जगह पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो जगह पर आएगा। अब ये तो फॉर्मेट हो गया, तुमको याद रखने का मैंने तरीका बता दिया। मैं अभी थोड़ा ट्रिक मतलब एक्चुअल चीजें बताता हूं, जिस जो लॉजिक है। एक चीज देखो यहां पर, अगर हम बात करें लॉस का, ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं, लॉस मतलब डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और जब लॉस हो रहा है, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो डेबिट होगा। तो डेबिट में लॉस दो तरीके का हो सकता है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है। और अगर नीचे देखोगे तो पता चलेगा एसेट डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो भी डेबिट साइड में, तो ठीक है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में, तो उस बेसिस पे भी इसको याद रखा जा सकता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो है बैलेंसिंग फिगर, ये दो जगह तो नहीं आएगा, एक ही जगह आएगा। दोनों जगह कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा रीवैल्यूएशन का अकाउंट, रीवैल्यूएशन का अकाउंट फॉर्मेट। और इसको बहुत ही अच्छे से मतलब डिटेल इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, हर वर्ड्स में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको इतना टाइम देकर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ छोटे छोटे चीजों के ऊपर मतलब बिट्स के ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूं। यहां मैं रफली करा रहा हूं, पूरा रफली, कोई फॉर्मेट के साथ नहीं, ऐसे ही लाइन खींच के करा रहा हूं। बट जब हम लोग क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे ना, तब सारी चीजें करेंगे। और चिंता मत करो, प्रैक्टिस तो बराबर होगा। गुडविल में हुआ, फंडामेंटल्स में हुआ ना, इस पे भी होगा, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं, स्टॉक बैलेंस शीट है ये, मैं बोला ना रफ, थोड़ा ज्यादा रफ हो गया, थोड़ा नीचे कर लेते। हाँ चलो, ये बैलेंस शीट में स्टॉक 2 लाख का दिखा रहा है, स्टॉक 2 लाख का दिखा रहा है और बिड दिया हुआ है। स्टॉक इज, ये केस 1, स्टॉक इज रिड्यूस्ड, stock is reduced by 10,000, ये केस 2, stock is reduced by 10,000, ये केस 3, stock is reduced by 10,000, ये केस 4, stock is reduced by 10,000, ये केस 5, stock is reduced by 10,000, ये केस 6, stock is reduced by 10,000, ये केस 7, stock is reduced by 10,000, ये केस 8, stock is reduced by 10,000, ये केस 9, stock is reduced by 10,000, ये केस 10, stock is reduced by 10,000, ये केस 11, stock is reduced by 10,000, ये केस 12, stock is reduced by 10,000, ये केस 13, stock is reduced by 10,000, ये केस 14, stock is reduced by 10,000, ये केस 15, stock is reduced by 10,000, ये केस 16, stock is reduced by 10,000, ये केस 17, stock is reduced by 10,000, ये केस 18, stock is reduced by 10,000, ये केस 19, stock is reduced by 10,000, ये केस 20, stock is reduced by 10,000, ये केस
रिड्यूस्ड टू 10,000। दिखने में सेम है बट सेम नहीं है। अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊं, सोल्यूशन रीवैल्यूएशन, ये केस 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट बना, तो तुम अगर देखोगे रिड्यूस्ड वर्ड है, मतलब डिक्रीज वर्ड है, और ये स्टॉक है, और स्टॉक कहां पर आता है? एसेट पे आता है। तो तुमको ऐसा नहीं लगता ये डिक्रीज इन एसेट है? और अभी बताया गया डिक्रीज इन एसेट कौन सा साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। अच्छा, डिक्रीज होने से क्या होता है? एसेट का वैल्यू गिरता है तो लॉस होता है, तो क्या होना चाहिए? डेबिट साइड। और अगर मैं केस 2 का बात करूं तो यहां पर भी रीवैल्यूएशन, और यहां पर डेबिट साइड में टू डिक्रीज इन एसेट नहीं लिखेंगे, जो एसेट का नाम है वही लिखेंगे। जैसे कि यहां पर टू स्टॉक, यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक। बट केस 1 में रिड्यूस्ड बाय 10,000 है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10,000, मतलब स्टॉक जो है उसका जो वैल्यू है वो 10,000 गिरा, 10,000 गिरा, मतलब बाय 10,000। मतलब पहले 2 लाख का था, अभी 10,000 गिरा, तो अभी वो 1,90,000 का हुआ। जबकि स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 10,000, टू 10,000 मतलब पहले 2 लाख का था, अभी वो 10,000 का है, तो गिरा कितना? 1,90,000 का। इज दैट क्लियर? समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? अगर स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय बोल रहा है, बाय मतलब पहले 2 लाख का था, वो 10,000 से गिरा, 10,000 से गिरा, तो अभी कितना हुआ? 1,90,000। बट अगर ऐसा बोल रहा है कि स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू मतलब गिर के 10,000 हो गया है, मतलब गिरा कितना? गिरा वो 1,90,000। अगर मैं बोलूं केस 1 स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो पहले 2 का था, 10,000 गिरा, 1,90,000 हुआ, तो 1,90,000 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे? करेक्ट आंसर 10,000 लिखेंगे, क्योंकि सर हम डिक्रीज्ड वैल्यू नहीं लिखते, डिक्रीज इन एसेट लिखते हैं। इज दैट क्लियर? और यहां पर केस 2 में अगर बात करूं, पहले 2 लाख का था, अभी गिर के रिड्यूस्ड टू डिक्रीज होकर 10,000 हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ? 1,90,000 हुआ। इसका क्रक्स अगर मैं निकालूं, कंक्लूजन अगर मैं निकालूं, अगर क्वेश्चन में 2 दिया है, अगर क्वेश्चन में अगर बाय दिया है, रिड्यूस्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, अगर बाय दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको जो दिया है वो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है? डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा। और अगर 2 दिया है तो जो दिया है उसको नहीं लेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। चलो एक प्रैक्टिस कर ले। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट है, ये मशीनरी है, ठीक है? और मशीनरी का वैल्यू मान लो 1 लाख है। क्वेश्चन बोल रहा है मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 10,000 और मशीनरी इंक्रीज्ड टू 1,20,000। ये केस 1, ये केस 2, ठीक है? अगर मैं केस 1 के बारे में बात करूं तो रीवैल्यूएशन। अच्छा, रीवैल्यूएशन में मेरे को बताओ, क्या ये डिक्रीज है? नहीं सर, इंक्रीज है। क्या ये एसेट है? हाँ सर एसेट है। तो इंक्रीज इन एसेट कहां से होगा? याद नहीं आ रहा, तो याद क्या करना था? डिक्रीज इन एसेट। तो इस तरफ डिक्रीज इन एसेट है, एक वर्ड मतलब पहला वर्ड डिक्रीज को चेंज करेंगे तो इस तरफ आएगा, दोनों चेंज करेंगे तो इस तरफ आएगा। तो हमको चाहिए इंक्रीज इन एसेट, तो इंक्रीज इन एसेट इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से याद रखना है, ठीक है? तो बाय मशीनरी, ठीक है ना? पूरा लिखोगे। और केस 2 का अगर मैं बात करूं, यहां पर बाय मशीनरी वैल्यू के ऊपर बात करते कि क्या वैल्यू आएगा। सर आपने बोला बाय दिया है तो डायरेक्ट 10,000 लिख ले, तो लिख ले क्या? हाँ लिख लो। और आपने बोला 2 दिया है तो डिफरेंस निकालना है, 2 दिया है तो 1, अरे
2 दिया है तो 1,20,000 दिया है और हमारे पास 1 लाख है, डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है 20,000, 20,000 लिख लो। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व रीवैल्यूएशन अकाउंट। इतना निकालने के बाद इसका 2 प्रॉफिट निकाल लो, इसका 2 प्रॉफिट निकाल लो, है ना, सेम आएगा। और ऊपर बैलेंसिंग फिगर में इसका बाय लॉस निकाल लो और इसका बाय लॉस निकाल लो बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट तो नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि रीवैल्यूएशन क्या होता है, उसके एंट्रीज क्या है, वगैरह वगैरह सब। अब इसी को ही एक बिट और आगे ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप अरे यार, इसको पॉज करके एक बार लिख लो, मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो, कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ये जितना आसान दिखता है आसान है नहीं। सुनो, ये मैं बता दे रहा हूं, ये ठीक नहीं भी एक टाइम के लिए समझ में तो 100% आएगा ही आएगा। फिर भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स हो तुम लोग नहीं आए तो चिंता मत करो, आने वाले क्वेश्चंस पे इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड होता क्या है? मान लो कि ये प्रॉपर वैल्यूएशन है, ये क्या है, ये प्रॉपर वैल्यूएशन, बट कोई वैल्यू यहां पर वैल्यू नहीं होकर इधर वैल्यू हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यू। स्मार्टनेस इज गुड, ओवर स्मार्टनेस इज नॉट गुड। तो ज्यादा हवा में मत उड़ो, नीचे आ जाओ। जब ओवर वैल्यूड हो तो हम उसको क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। बट जब अंडर वैल्यूड हो, थोड़ा स्मार्ट तो बनो, तो इंक्रीज करना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन, ठीक है, ओके। इसके ऊपर बात करते हैं। ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गया होगा, अगर ओवर वैल्यू दिया है तो डिक्रीज करना है, अंडर वैल्यू दिया है तो इंक्रीज करना है। बट ना, इसके क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। पहला तरीका, मैं ओवर वैल्यूड लेकर समझा रहा हूं, अंडर वैल्यू का सम सेम होगा, मतलब ओवर वैल्यू ले रहा हूं तो डिक्रीज करूंगा, अंडर वैल्यू होता तो इंक्रीज करता। बट समझने का तरीका सुनो। मान लो मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है 1 लाख का, और बिड दिया हुआ है मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10,000। इसका मतलब ये जो मशीनरी दिख रहा है यहां पर 1 लाख का, ये 10,000 ज्यादा है। मतलब प्रॉपर वैल्यूएशन क्या होगा उसका? 90,000। तो हम 10,000 को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो हम जब रीवैल्यूएशन बनाएंगे, हम डिक्रीज इन एसेट कहां पर? यहां पर। वेरी गुड। तो यहां पर हम मशीनरी 10,000 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये आसान है। और यहां पर अगर मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 तो इस तरफ लिखते बाय मशीनरी 10,000। बट इस पे मैं एक हिंट लिखा देता हूं ताकि तुम लोग को डाउट ना आए कभी। ओवर वैल्यूड इन केस ऑफ ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू, there will be no use of टू। मतलब ये जो टू का शब्द था ना, हमने बताया था ऊपर, टू हो तो डिफरेंस, बाय हो तो डायरेक्ट। टू नहीं दिखेगा, हमेशा क्या दिखेगा? ऑलवेज बाय दिखेगा।
हमेशा क्या दिखेगा, बाय दिखेगा। अब एक इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस के ऊपर मैं बात करता हूं। मान लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, और यहां पर मशीनरी दिया हुआ है, मान लो मशीनरी दिया हुआ है 1,10,000, ठीक है, और बिट दिया हुआ है मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो तुम लोग क्या बोलोगे, इसमें डिफिकल्टी क्या है सर, 10% रिड्यूस कर दो। चलो करते हैं रीवैल्यूएशन। तो ओवर है तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज मशीनरी, और डिक्रीज करेंगे तो 1,00,000, हम बोलो 1,10,000 इंटू 10%, तो ये 11,000 लिख लो सर। इसमें इतना सोचने का क्या है। यही तो तुम लोग गलती कर रहे हो कि ऐसा सॉल्व ही नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है और बोल रखा है इसको मार्क करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फिसलना नहीं ये क्वेश्चन देखकर। एक चीज समझो, ये होता है प्रॉपर वैल्यूएशन, ये होता है प्रॉपर वैल्यूएशन, और ये होता है ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूएशन मतलब 100%, जितना होना चाहिए उतना। ओवर वैल्यूएशन मतलब 100% से ज्यादा। मशीनरी बोल रहा है मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब यहां पर जो दिखा रहा है वो 110% दिखा रहा है, 110% दिखा रहा है। अगर 110% का हम 10% निकाले तो क्या आ रहा है, 11% आ रहा है। अगर हम 110% से 11% माइनस कर देंगे तो ये कहां पर आ रहा है, 99% पे आ रहा है। तो प्रॉपर वैल्यूएशन तो हो नहीं पाए, वो तो फिर से अंडर वैल्यूएशन हो गया। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, मैं कराता फिर से, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो सुनो। ये प्रॉपर वैल्यूएशन, ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉपर है। और प्रॉपर वैल्यूएशन कितना होता है, हमेशा हमेशा 100%। 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, समझ में आया। इसीलिए तो उनको अच्छा बोला जाता है। कोई 100 से ज्यादा ला सकता है क्या, नहीं, क्योंकि प्रॉपर उतना 100 ही है, ठीक है। क्योंकि 100 से कोई ज्यादा ला, मतलब पेपर ही 100 मार्क है, कोई 105 लाया तो अनफेयर है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मान लो ओवर वैल्यूड 10% ज्यादा दिख रहा है, तो ये क्या है, 110% है। ये जो ओवर वैल्यू है ये कितना है, 110% है, 10% से जो बड़ा। हम अगर 110% मतलब ये वाला 110% का 10% निकाले तो तुम निकाल के देखो 11% आ रहा है। मतलब अगर मैं 10% की जगह पर 11% माइनस करूं तो क्या ये 100% आएगा, जी नहीं, ये क्या आ जाएगा 99%, जो कि ये वापस से क्या हो गया, वापस से हो गया अंडर वैल्यूएशन। क्या हो गया, अंडर वैल्यू। तो हमको तो 100 लाना था, हमने 99 ले लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, बड़े ध्यान से सुनो। जब भी मतलब व्हेन ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू, यहां पर लिख लो व्हेन क्वेश्चन ऑफ ओवर वैल्यू एंड अंडर वैल्यू गिव्स इन परसेंटेज, परसेंटेज में दे रहा है, देन फॉलो यूनिटरी मेथड, देन फॉलो यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब अगर पांच पेन का प्राइस है 50, तो 3 पेन का कितना, अगर 5 पेन इक्वल्स टू ₹50, तो 3 पेन कितना, तो 50 डिवाइड, ये पेन इस तरफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, मतलब 5 पेन को 50, तो एक पेन का कितना, डिवाइडेड बाय 50, दिया आ गया एक पेन का कितना हुआ 10, और 3 पेन का चाहिए तो ये हो गया 30। तो ऐसे करके हम 100% निकालेंगे, ऐसे करके हम क्या निकालेंगे,
100% निकालेंगे। मतलब तुमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में जो दिया है वो एक तरह का 100% दिया है, वो एक तरह का क्या दिया हुआ है 100%। मतलब ये जो 1,10,000 है वो क्या है 100%, ये वो क्या है 100% है। अच्छा, अगर 1,10,000 अगर 1,10,000 110% है तो 1% कितना डिवाइडेड बाय 110। तो हमको क्या चाहिए 100% चाहिए, तो 100% कितना, तो ये आ जाएगा 1,00,000। मतलब ये प्रॉपर वैल्यू है, ये क्या है प्रॉपर वैल्यू है ना। और जब हम बात करें ओवर वैल्यू कितना था, ओवर वैल्यू में कितना निकाल रखे थे 1,10,000। मतलब 1,10,000 हमारा क्वेश्चन है और प्रॉपर कितना है 1,00,000, तो डिक्रीज कितना करेंगे 10,000। तो दिस इज योर पार्ट ऑफ योर रीवैल्यूएशन। मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे रीवैल्यूएशन जो भी बनाएंगे रीवैल्यूएशन में डिक्रीज करेंगे। इज दैट क्लियर। टू मशीनरी कितना 10,000। और बहुत ही ध्यान से इसको हो सके तो ये वाला बिट मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 से 3 बार देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं रिवैल्यूएशन करा नहीं रहा हूं, हालांकि बहुत सारे बिट्स है, ठीक है ना, बैड डेट का बिट है, प्रोविजन का बिट्स है, बट ये सारे बिट्स क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमारा क्लियर होगा। मतलब जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतना हमारा क्लैरिटी आते जाएगा। ठीक है ना। तो अभी एक एक कॉन्सेप्ट को अलग से सॉल्व नहीं करते, अलग से प्रैक्टिस नहीं करते, फुल फ्लेज क्वेश्चन में सारा ही प्रैक्टिस होते जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज होते जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लो अगर क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क्स का है तो 6 से 7 मार्क्स सिर्फ कैपिटल अकाउंट के हैं, बाकी 2 से 3 मार्क मतलब 3 से 4 मार्क वो तुम्हारा वर्किंग नोट रीवैल्यूएशन रेशियो का है। ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनना समझना, बट इसको करने से पहले पीछे के सारी चीज को रिवाइज करके आना। इज दैट क्लियर। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, क्लास को रखते हैं। ओके, बाय बाय।